डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8 के लिए जो आपको थ्योरी है उसके बारे में, और इसका थ्योरी को बड़ी ध्यान से समझिएगा। तो इसमें लिखा है सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो है लघुगणकीय अवकलज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आपको कुछ फंडामेंटल थ्योरम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अवकलनीय जो कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलनीय कलन, ठीक है, उसका कुछ बेसिक थ्योरम है, प्रमेय है, जिसको जानना जरूरी है, जिसको जानने के बाद लोग आराम से आगे के चीज़ों को समझ सकता है। तो हम लोग उसको देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला काम इसमें है, लिखा है कि दीज आर टू फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस के फंडामेंटल थ्योरम्स दो हैं। कौन कौन? पहला है, उसका नाम है रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, और दूसरा का नाम है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और कहीं कहीं केवल इसको मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से ही जाना जाएगा, शॉर्ट में इसको MVT लिखता है, ठीक है। तो समझना क्या है, इसको रॉल्स ने दिया था इसलिए रॉल्स थ्योरम, और इसको लैग्रांजे ने दिया था, कहीं के देखिएगा LAG ही होगा, लैग्रांजे या लैग्रांजे जो भी हो देख लेना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाम गणितज्ञों का, चूँकि इंग्लैंड वाले का लोगों का, अब जो लेवोजियर है, लेवाइसियर हिंदी में लिखता है, अंग्रेजी में लेवोजियर लिखता है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसको रॉल्स ने दिया था, इसको लैग्रांजेस ने दिया था, और ये लगभग दोनों मिलता जुलता चीज़ है। तो हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। शॉर्ट में इसको MVT थ्योरम लिखता है सीधे सीधी, और इसी प्रूफ के आधार पे ही, मतलब एक दो क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज में, लगभग 5 क्वेश्चन ही है। तो रॉल्स थ्योरम और लैग्रांजे पर इसको हम प्रूफ करेंगे क्या है, कैसे कर रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे आगे क्वेश्चन को भी डील करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रॉल्स थ्योरम। हिंदी में रॉले का प्रमेय कहता है, उसको मध्यमान प्रमेय कहता है, ठीक है। मीन मतलब होता है माध्य, और वैल्यू मतलब मान, तो माध्यमान, और थ्योरम मतलब प्रमेय, तो वो माध्यमान प्रमेय है, और माध्य आप तो जानते ही हैं। और उसके बाद इसका नाम है रॉले का प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, रॉल्स थ्योरम। अब बड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करूँगा समझ में अच्छा से आ जाए। चलिए, लिखा है सबसे पहला लाइन में कि रॉल्स थ्योरम इज, मैं लिख भी देता हूँ जरा समझ में आ जाए, रॉल्स थ्योरम इज स्टेट्स दैट, रॉल्स थ्योरम इज स्टेट्स दैट इफ a function f is defined in closed interval a comma b, that is f such that a comma b is related to related to r, ठीक है। देन 3 कंडीशन लिखे गए हैं। पहला, f इज कंटिन्यूअस, f मतलब फंक्शन, फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में fn लिखते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, आ जाइए a कॉमा b। फिर लिखता है सेकेंड केस कि फंक्शन इज डिफाइंड या डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल जो कहिए, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और फिर थर्ड नंबर में कहता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन तब जाके कहता है कि अगर ये तीन कंडीशन अगर उसमें फॉलो करते हो तो देन देयर विल बी वन, then there will be one, एक मिनट, there will be some real, there will be some real number C in A comma B, ओपन इंटरवल है, such that f dash c is equal to 0, f dash c is equal to 0। अब यहाँ पे समझना है आपको कि भैया ध्यान से, बस यही है। देखिए कुछ कह नहीं रहा है, एक छोटा सा आपको निर्देश दिया जा रहा है, आप इसको आराम से समझेंगे। कहते हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या है, रॉल्स थ्योरम इज स्टेट्स दैट, माने रॉल्स थ्योरम की स्थिति ये है कि इफ़ अ फंक्शन f इज डिफाइंड इन a कॉमा b क्लोज इंटरवल, यानी कि कहता है रॉल्स थ्योरम, रॉले का कहना है कि अगर कोई भी फंक्शन f जो है वो किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, मतलब क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होने का मतलब कि आपको पता है क्लोज इंटरवल अगर मैं पूछूं कि बताइए 3,7 इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आपको पता है कि ये एक प्रकार का सेट को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जब क्लोज कर दिया जाता है तो पहले समझ लो इंटरवल का मतलब इन दोनों के बीच के सारे एलिमेंट आएंगे, मतलब 4, 5, 6। और अगर क्लोज कर दिया तो ये जो हम लोगों का एक्सट्रीम वैल्यू है, जो आपका अंत्य बिंदु दिए गए, ये भी शामिल होगा। जैसे इधर से बंद है यानी कि 3 भी रहेगा, और इधर से बंद है तो 7 भी रहेगा, यानी इस इंटरवल के अंतर्गत ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब अगर यहाँ पे ओपन कर देता, सपोज किया जाए यहाँ से ओपन रहता, तो ये 3 शामिल नहीं होगा। जिधर ओपन हो उसका एक्सट्रीम पॉइंट शामिल नहीं होगा, बीच वाला तो होगा ही होगा, जो किनारे किनारे जो अंक हैं वो उसमें शामिल होंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि क्लोज है कि ओपन है। क्लोज रहेगा मतलब बंद रहेगा तो वो शामिल होगा क्योंकि भागेगा नहीं, और खुला रहेगा तो क्या होगा कि भाग जाएगा। अब बात समझिए ध्यान से, यानी यहाँ ए और बी जो यहाँ दिया गया क्लोज इंटरवल में, यानी इसके बीच के जितने सारे पॉइंट्स आएंगे या इन दोनों पॉइंट्स पर भी अगर वो फंक्शन डिफाइंड है, यानी कहने का मतलब कि उस फंक्शन के उस ए और बी के बीच के किसी भी वैल्यू को रखने पर फंक्शन का मान जो है किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहता है कि तो उस कंडीशन में अगर ऐसा है तो ये चीज़ें होंगी। पहला नंबर के वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस क्लोज इंटरवल में, दूसरा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, और तीसरा अगर एफ ए अगर एफ बी के क्या हो जाए बराबर हो जाए। मतलब ये बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो 3 काम कह दिया कि आप पहले चेक करो अगर ये है तो ये तीनों उस पर क्या होंगे, लागू होंगे, और अगर ये तीनों लागू होते हैं तो उस कंडीशन मतलब ए और बी दोनों पर उसका वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। तो कहता है कि ये तीनों लागू होने पर कहता है कि देन देयर विल बी सम रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो कहता है कि उसके ओपन इंटरवल में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम सी बोल रहे हैं, कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिस पॉइंट पर उसके डिफरेंशिएबल का वैल्यू 0 होगा। बात को समझना है, उसके डिफरेंशिएबल का वैल्यू 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे चेंज इसको बनाएंगे, हम पहले ये देखेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं है, फिर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, फिर एफ ए और एफ बी निकालेंगे। अगर ये सब हो जाता है तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन करेंगे जो फंक्शन दिया है, और उसके डिफरेंशिएशन में ध्यान सुनिए, उसके डिफरेंशिएशन में हम लोग x के जगह पे एक c पॉइंट रखेंगे, c मान लेंगे और देखेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे। तो वहाँ से जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c का मान निकलेगा,
और वो सी का मान चेक करेंगे कि क्या वो उसके ओपन इंटरवल में लाई करता है कि नहीं करता है। अगर लाई करता है तो ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा, अगर लाई नहीं करता है तो वो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। पूरी बात को समझने आ गया तो एक बार मैं आपको बता दूं थोड़ा हिंट्स के तौर पे। पहले ये तीनों चीज़ें आपको चेक करनी है, ये है कि नहीं। अगर ये है तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। जो भी डिफ्रेंशिएशन का कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए 2x कुछ भी आए, 2x स्क्वायर 2x प्लस 5 कुछ भी आएगा, सपोज किया जाए। अब उस डिफ्रेंशिएशन में जहाँ x था वहाँ पर c पॉइंट फाइंड कर रखना है खुद से ही। जैसे ही c रखेंगे तो कहता है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, c रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से c का मान निकल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करके, c इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। और चेक करेंगे कि ये c का जो मान आया है वो उसके ओपन इंटरवल में जो दिया गया है उसमें है या नहीं है, क्योंकि कहता है वो उसके ओपन इंटरवल में होना चाहिए। अगर है तो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा, अगर नहीं है तो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। यही है रॉल्स थ्योरम और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिया गया है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। चलिए, ये बात पूरा याद रखना है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और दोनों एंडिंग पॉइंट पर उसका वैल्यू फंक्शन का बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उस डिफरेंशिएशन में x के जगह पर c रखना है और c रखते ही वो 0 के बराबर हो जाएगा। वहाँ से c का मान निकालिए और उस c को चेक कीजिए उसके ओपन इंटरवल में है या नहीं है तो रॉल्स थ्योरम को ये ओबे करता है या वेरीफाई करता है, अगर नहीं है तो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करता है। काम खत्म। और इतना ही काम उसमें भी है, उसमें भी यही बात है, केवल एक जगह थोड़ा सा चेंजिंग है, हम लोग उसको दिखाएंगे आपको, ठीक है। इसी पे हम लोग लिख दे क्या, उसको भी देखो, उसको भी मैं लिख ही देता हूँ जरा, दोनों दिखा करके फिर दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह जो भी है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका नहीं है, यहीं पे ख़त्म ही कर देते हैं। चलो उसको लिख देते हैं इस बार। वो दूसरा क्या है थ्योरम, वो भी ऐसे ही है लगभग, उसको हम लिख देंगे एम यानी मीन वैल्यू थ्योरम। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, MVT। कहीं कहीं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है, कहीं MVT लिखा है, कहीं मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है। दोनों सेम है, अंतर सिर्फ एक है। कहाँ पे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। वो अंतर को आप जरा समझ लीजिएगा, फिर आपका काम खत्म, कोई बहुत बड़ा विशेष कार्य नहीं है। चलिए अभी मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। इसमें कहता है यहाँ पे रॉल्स तो दिया नहीं था, लैग्रांज दिया था, तो लैग्रांज लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट इट लिख दीजिए। इट स्टेट्स दैट, इसके कहने का मतलब है कि इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a b, दैट इज f सच दैट a b इज रिलेटेड टू r, देन सब कुछ वही नीचे लिखता है, वही पाथ। पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और तीसरा बात लिखता है इसमें जो ध्यान देने वाला है। लैग्रांज वो रॉल्स थ्योरम में क्या था, रॉल्स थ्योरम में था कि FA और FB आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ कहता है पहला, दूसरा, तीसरा इसमें कहता है कि भैया FA और FB बराबर नहीं होना चाहिए। बस ये एक अंतर है, इसको आप ध्यान रखेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू और रॉल्स थ्योरम में। रॉल्स थ्योरम में FA और FB बराबर होता है और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। और उसके बाद नीचे लिखता है कि देन देयर विल बी सम रियल नंबर c इन AB सच दैट, वहाँ पर f' का वैल्यू 0 होता था। यहाँ क्या होगा, एक फंक्शन, एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी से निकालना है। यहाँ फॉर्मूला क्या है, ये है आपका FB माइनस FA बटा में B माइनस A। अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो मैंने जब आपको अध्याय 5 पढ़ाना शुरू किया था वहाँ पर आपका आया था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वो यही था। तो यही फॉर्मूला था, वहाँ पर fx लिखते थे ऐसे, fx, ठीक है, माइनस FC बटा में x माइनस c। देख रहे हैं, ये वही था, यहाँ पर B और A हो गया है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी डिफरेंशिएशन। अब इसको कैसे बनाना है इसको भी सुन लिया जाए। चलिए,
इसमें कहता है कि भैया सब कुछ वही है, कोई भी अगर फंक्शन इस प्रकार से हो कि वो डिफाइंड हो किसी क्लोज इंटरवल में, तो ये 3 बात चेक कीजिए कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और उसका दोनों एंडिंग पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी बातें उसमें है तो कहता है कि तो उसके ओपन इंटरवल में कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पर उसका डिफरेंशिएशन इतना कि क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम बनाएंगे कैसे, हम कैसे चेक करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये दोनों बराबर है नहीं ना, अगर बराबर है तो वही खत्म हो गया। अगर कोई भी इसमें से कोई भी एक भी केस अगर नहीं लागू होता है तो वो रॉल्स थ्योरम वो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। अगर ये तीनों होते हैं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या करते थे, तीनों लागू होने पर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे और उसमें सी का वैल्यू पुट करते थे, सी रखते थे और उसको 0 के बराबर करके सी का मान फाइंड करते थे और वो चेक करते थे कि वो उसके ओपन इंटरवल में है या नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना है, वहाँ पर डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करना था, यहाँ पर क्या करना है कि पहले आप सब चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद वहाँ जहाँ x है वहाँ पॉइंट सी रखिए, जो भी फंक्शन का वैल्यू आया रहेगा उसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ सी रखिए और सी रखने के बाद ध्यान से सुनिए, उसको जो भी रहेगा उसको सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए वहाँ से जो सी का पॉइंट का सी का जो मान आ रहा है वो इसके ओपन इंटरवल में है या नहीं है। अच्छा, जैसे ही सी रखेंगे ध्यान से क्या होगा, जैसे मैं आपको एक बार कुछ मान लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एफ डैश एक्स, उसको डिफरेंशिएट करें, कोई फंक्शन दिया है, वो आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 सपोज किया जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ डैश सी रखना होगा और जैसे ही सी रखेंगे तो कहता है कि सी रखने पर ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, और सी रखने पर यहाँ जहाँ एक्स था वहाँ सी रखेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 5, और जब ये सी स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ बी और ए का मान दिया रहेगा उसको फंक्शन में रख के उसका मान कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 5 3 2 कुछ भी आया रहे उसको आप सॉल्व कीजिए और वहाँ से सी का मान फाइंड कीजिए। मतलब उसमें क्या करते, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करते थे, यहाँ 0 नहीं करना, यहाँ एक फार्मूला दिया है उसको निकाल करके उसके बराबर करना है और उन दोनों को सॉल्व करके सी का वैल्यू फाइंड करना है और उस सी का मान उसके ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए। अगर करता है तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, नहीं करता है तो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर पाएगा, यानी वो उसको ओबे नहीं करता है। यही था रॉल्स थ्योरम, यही है मीन वैल्यू थ्योरम। अब आप समझ लीजिएगा, रॉल्स थ्योरम में एफ डैश सी 0 के बराबर करना है और मीन वैल्यू थ्योरम में ये एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए के बराबर करना है। उसमें ये बराबर होना चाहिए, इसमें ये बराबर नहीं होना चाहिए। इतने सारे कंडीशंस को अगर आप समझ जाएंगे तो दोनों थ्योरम कुछ नहीं है, बहुत इजी है और आ जाए तो और अच्छा है, क्योंकि 5 नंबर बिना किसी मेहनत के आपको मिल जाएगा। एक चीज़ छूटा है उसको मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला दिखा देता हूँ और एक नोट है, उसके बाद काम खत्म है। चलिए उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर मैं PDF भेज दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके उसको लिख लीजिएगा। चलिए जी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल रहा है कि थोड़ा समझ लिया जाए। जियोमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय, एक बार अर्थ क्या होता है इसका। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम, तो ज्यामितीय क्या उसका अर्थ होता है रॉल्स थ्योरम का, इसको कह रहा है समझने के लिए। तो कहता है कि देखिए उसमें आपको कुछ घबराने की बात नहीं है। एक आप क्या कीजिए, ग्राफ प्लॉट कीजिए, बनाइए। कहता है कि चलिए मान के चलिए ना कि आपका कोई 2 पॉइंट है, एक है ए एक है बी, ठीक है। कोई 2 पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, आपको पता है एक्स वाई सबको जानकारी है, मूल पॉइंट भी पता है सबको, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये एक्स एक्सिस पे ए और बी है, क्योंकि आपको फंक्शन क्या दिया रहता था, ऐसे दिया था, ऐसे समझिएगा इस चीज को। ये क्या है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें a और b रखने पर मतलब फंक्शन कोई fx होगा और x के जगह पे a और b पुट करना है, यानी a और b x का मान है, इसलिए हम x एक्सिस पे लिए हैं, ठीक है। अच्छा, और रखने पर जो आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। रियल नंबर आएगा मतलब मान लीजिए हम a रखेंगे तो f a आएगा, b रखेंगे तो f b आएगा और उसका कुछ भी मान होगा तो f a
और एफ बी ये जो है वो क्या है, ये आपका एक्स है और ये दोनों वाई होगा। मतलब ए रखने पर फंक्शन में मान लिया कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसमें एक्स के जगह पे ए रखेंगे तो एफ ए आएगा, बी रखेंगे तो एफ बी आएगा। और इसमें क्या कहते थे इसके केस में कि एफ क्या होना चाहिए, फंक्शन पहले तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर दोनों पॉइंट पर उसका वैल्यू एफ ए और एफ बी आपस में बराबर होना चाहिए। यानी मान के चलिए ये ए है, ये बी है और इसका कहीं कोई वैल्यू आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एफ ए है, तो पता है कि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर ही हैं। तो अगर ए रखने पर उसका वैल्यू एफ ए आता है तो बी रखने पर भी एफ बी आ रहा होगा, तभी तो हम कहेंगे कि एफ ए और एफ बी मतलब इन x के मानों के लिए y का दोनों मान आपस में बराबर हो रहा है, तभी तो रॉल्स थ्योरम को वो वेरीफाई कर रहा है। और उसके बाद ये क्या है, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि रॉल्स थ्योरम तभी लागू हो जब कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब वो कुछ इस तरह से होगा, कंटिन्यू होगा। और उसके बाद कहता है कि अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में दोनों का वैल्यू सी के बराबर है, तो उस स्थिति में समझिएगा जरा आराम से, उस कंडीशन में कहता है कि भैया अगर यहाँ सब समझिए मेरी बात को जरा, पहला केस कोई फंक्शन है, फंक्शन को ऐसे ग्राफ दिया गया है, दो पॉइंट हैं ए और बी, दोनों पर उस फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर है, वो कंटिन्यूअस है। और पहले से आप पढ़े कि जो कंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, CD होता है, DC को हम लोग चेक करते हैं कि नहीं है, तो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो पहला केस क्लियर, दूसरा का कंटिन्यूअस हो गया, ये भी क्लियर, तीसरा एफ ए और ए बी बराबर है। अब कहता है कि अगर ये तीनों केस लागू होते हैं तो उसके इंटरवल में कोई एक ऐसा पॉइंट सी अवश्य होगा, माने उसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट सी होगा, ध्यान से, उस पॉइंट पर इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप भी होता है, आपको बताया गया है, तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा उस ग्राफ का वो क्या होगा, उस पॉइंट पर उसका स्लोप क्या होगा, एफ डैश सी, यानी कि स्लोप जिसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, वो 0 होगा। अब आप 10th क्लास में पढ़े हैं स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, मैं आपको जरा एक बार 11th क्लास का 10th लेसन जो है उसको रिकॉल करा दूं। ये देखिए, कोई भी ग्राफ अगर वो जैसे जैसे इंक्लाइन करेगा, जैसे जैसे उठेगा एक्स एक्सिस से, जैसे जैसे वो उठेगा, यहाँ एंगल देखिए, जैसे जैसे उठेगा वो कुछ एंगल बनाएगा, और एंगल बनाएगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ tan थीटा का वैल्यू होगा, और tan थीटा ही स्लोप कहलाता है, जिसको हम लोग आगे लिखते हैं m = tan थीटा। m मतलब स्लोप होता है। तो थीटा का अगर वैल्यू जैसे जैसे ये इंक्लाइन करेगा वैसे वैसे उसका स्लोप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ढाल जिसको हम ढाल बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसे निकलता है, y बटा में x निकलता है, y/x। अब आप ही बताइए, अगर ये लाइन इसी पर लाई कर जाए, एक्स एक्सिस पर हो जाए, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, धीरे धीरे 0 हो जाएगा। और tan 0 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। यानी अगर थीटा का मान 0 हो जाए तो उस कंडीशन में उसका स्लोप 0 हो जाएगा। और 11th क्लास में स्पष्ट बताया गया है कि थीटा का मान 0 हो या 180 हो, क्योंकि 180 भी बनेगा तो वो एक्स एक्सिस पे पूरा पैरेलल हो जाएगा, और 0 बनेगा तो भी एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, और 180 बनाएगा तो एक्स एक्सिस पे होगा ना जी, नेगेटिव साइड में हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में वो एक्स एक्सिस पर रहेगा। और जब अगर कोई आलेख एक्स एक्सिस पे हो तो उसका एंगल जो है वो 0 या 180 बनता है, उस कंडीशन में tan का वैल्यू 0 होता है, यानी स्लोप 0 होता है। अब आप बताओ कि भैया मेरे को समझना ध्यान से कि अगर वो एक्स एक्सिस पे हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, बात एक ही है। जैसे वो भी चीज़ समझ लो, जैसे अगर मान के चलते हैं कि कोई लाइन है यहाँ से बना रहा है एंगल, ठीक है, और कोई लाइन है कि यहाँ से एंगल बना रहा है, ये दोनों कोण और दोनों पैरेलल है, तो दोनों कोण बराबर बनाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से एक ग्राफ, एक लाइन खींच देते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये देखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऐसे भी आप पढ़े हुए हैं, अगर स्लोप सेम हो तो दोनों का जो एंगल है वो अगर सेम हो, संगत कोण, तो स्लोप भी सेम होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप जब 10th क्लास में भी पढ़ते थे हाइट एंड डिस्टेंस, तो वहाँ पे आप क्या करते थे, ऐसे कोई ग्राफ दिया रहता था और कोई मान लो यहाँ से अवनमन कोण बनता था, तो आप
पृथ्वी के समानांतर एक क्षैतिज तल खींचते थे और कहते यहाँ एंगल बन गया, तो ये क्या था, ये इसके पैरेलल था। ये जो यहाँ बन रहा है वही जो है कि नहीं यहाँ से भी बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब स्पष्ट है कि भैया वो कोई भी लाइन हो, वो एक्स एक्सिस पे हो या एक्सिस के पैरेलल हो, सब जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उस प्रकार उस स्थिति में संगत कोण बराबर होते हैं। तो वैसे ही यहाँ देखो, यहाँ कहो इस पर है या इसके पैरेलल है, बात एक ही है। वहाँ देखो जो कोई भी अगर ग्राफ आएगा तो जो इसके साथ बनाएगा वही यहाँ बनाएगा, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उस कंडीशन में मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ खींचा गया है, इसका ग्राफ का जो इंक्लाइनेशन है, जो स्लोप है, इस पॉइंट सी पर आप स्लोप जब खींचोगे तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होने पर उसका स्लोप जीरो होता है, यानी उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर जीरो होगा। तो यही तो मैं कब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि भैया रॉल्स थ्योरम में यही कह रहा है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए और एफ बी का वैल्यू आपस में बराबर है, तो उस कंडीशन में उसका, ध्यान से सुनिए, उस कंडीशन में उसके किसी एक पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो आता है तो वो पॉइंट हमेशा उस इंटरवल के बीच में ही लाई करेगा, तभी वो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर पाएगा। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर हाँ एक से अधिक भी पॉइंट हो सकते हैं। मान लो ये ग्राफ ऐसा ना हो करके ऐसा हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस है, देख रहे होगे कंटिन्यूअस है, और मान लो बी यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी जीरो होगा और यहाँ भी जीरो होगा, बशर्ते एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इस पॉइंट का डिफरेंशिएशन, इस पॉइंट का डिफरेंशिएशन आपस में बराबर होंगे और दोनों एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, इसलिए दोनों ही पॉइंट पर उसका स्लोप यानी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और जब जीरो होगा तो भैया वो दोनों पॉइंट देख लो, दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में ही लाई करेंगे। तो इसीलिए सम रियल पॉइंट, सम रियल नंबर लिखा था, सम मतलब कुछ, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, समझ में आ रही है, तो ही वो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर पाएगा। यही बात इसमें थी। एक नोट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए नोट में क्या लिखा है, पोलिनोमियल इक्वेशन। अरे भाई तुम पहले से पढ़े हो, बहुपद समीकरण किसको बोलते हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें पोलिनोमियल्स हो। तो पोलिनोमियल्स हो तो वहीं पर यहाँ पर एक डिफिनेशन लिख दिया गया है। क्या लिखा है, पोलिनोमियल इक्वेशन। थोड़ा समझ लीजिएगा क्यों इसको बताया जा रहा है बहुपद समीकरण को, इसलिए कि जो पोलिनोमियल होता है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। इसीलिए जहाँ भी आएगा कोई इक्वेशन, कोई, तो हम लोग लिख देंगे सिंस द गिवन इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन, हेंस दे आर, क्या लिखेंगे, आल्सो डिफरेंशिएबल, आल्सो कंटिन्यूअस। इसीलिए मैं पोलिनोमियल इक्वेशन को समझा रहा हूँ आपको। चलिए, पोलिनोमियल इक्वेशन का मतलब होता है बहुपद समीकरण। बहुपद समीकरण यानी कहा है कि द इक्वेशन विच एक्सप्रेस्ड एज, लिखा है कि द इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज, विच एक्सप्रेस्ड जो व्यक्त किया जा सकता है, एक्सप्रेस्ड एज हायर पावर ऑफ गिवन वेरिएबल इज कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन। कहता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसे कोई भी उच्चतम घात के रूप में दिखाया जा सके, व्यक्त किया जा सके, किसी चर राशि के रूप, किसी चर राशि के अधिकतम पावर के रूप में, उसको हम लोग बहुपद समीकरण बोलते हैं। और ऐसे तुम पढ़े ही हो यार, बहुपद पढ़े हो, जैसे मान लो x² + 5 ये बहुपद है, इसी को इक्वेशन इक्वलिटी का साइन लगा के कुछ लिख दोगे तो ये समीकरण बन जाएगा, और ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दिए गए चर के अधिकतम घात के रूप में दिखाया जा सके, व्यक्त किया जा सके, वैसे इक्वेशन को पोलिनोमियल इक्वेशन कहा जाता है। और यहाँ सबसे बड़ा समझने वाली बात ये है कि एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूअस एंड differentiable in given interval।
यही बात आपको समझाने के लिए पोलिनोमियल इक्वेशन को हमें बताना पड़ा। वैसे देखो ना, जो पोलिनोमियल होगा उसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 5 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंस निकल सकता है। तो वही बात लिख दिया कि अब आज के बाद अगर पोलिनोमियल आता है तो आपको ना तो कंटिन्यूअस को चेक करना है ना डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, डायरेक्ट लिख देना है कि सिंस वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल, हेंस द गिवन इक्वेशन या द गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बस यही बात रखना है कि बहुपद समीकरण हमेशा ही संतत और अवकलनीय होता है। इस प्रकार से आपका ये थ्योरी भी समाप्त हुआ और इस प्रकार से पूर्णतः 5 का थ्योरी कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चंस अभी ले लेते हैं हम लोग, इसी में उस क्वेश्चन को देख करके आप 5 का अध्याय समझ जाएंगे और जब समझ जाएंगे तो मैंने आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो 5 कंप्लीट हो जाएगा। रहा मिसलेनियस की बात, मिसलेनियस का हम पीडीएफ भेज देंगे और आने के बाद या तो पीडीएफ या तो 5 का मिसलेनियस पढ़ा देंगे या फिर मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा जैसा हो सके और फिर 7 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रहा 5 का हम लोग कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, उसका पीडीएफ आपको भेज दिया गया, आप उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, वो भी पार्ट टाइम में मैं किसी दिन समझा दूंगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था कि उसमें कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट निकालना है, चेक करना है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस अगर तीनों बराबर है। बंद कर दिया 2 मिनट।